हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं CSE 2018 की सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ये हमारी वर्ल्ड मैप का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने एशिया का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने नदर्न एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया और साउथ एशिया कवर कर, हम इतना पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा कजाकिस्तान, टर्की से लेके ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट हम कवर करेंगे अच्छे से। ये लेक्चर सीरीज आपको ना सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और ज्योग्राफी ऑप्शनल में, बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट की, बैंक की, रेलवे की, नाबार्ड की, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर इन जनरल ऑल्सो ज्योग्राफिकल या फिर जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ज्योग्राफिकल लोकेशंस का अगर आइडिया होता है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है और एग्जाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको लोकेशंस पता है तो आप उसमें अच्छे से मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। तो हम ये ऑलरेडी हम हमारे लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं। हमने देख लिया था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो यूरोप के साथ, रशिया और टर्की के साथ लैंड कनेक्टेड है, और इजिप्ट के साथ ये हमारा अफ्रीका से कनेक्टेड है। देन बेरिंग सी जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्ट होता है, और इंडोनेशिया हमारा सदर्न मोस्ट एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है और लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। हम ये सारा पोर्शन हम देख चुके हैं। दीज ऑल कंट्रीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी हम ये पोर्शन कवर करेंगे। दिस पोर्शन वी विल बी कवरिंग इन अ वेरी गुड डिटेल मैनर। तो हम चलते हैं सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें कवर होती हैं। तो सेंट्रल एशिया के अंदर हमारी कजाकिस्तान, जिसका हमारा कैपिटल है। आई होप आप सब लोग अपना नोटबुक साथ में रख रहे होंगे। प्लीज अपना नोटबुक साथ में रखना, और इनफैक्ट आई वुड से कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद इस लेक्चर पे वापस आइए और देखिए कि हम कौन सी नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सेंट्रल एशिया के और बाकी बची हुई कंट्रीज सेंट्रल एशिया में कौन सी हैं? कजाकिस्तान, जिसका कैपिटल है अस्ताना, एंड देन वी हैव द उज्बेकिस्तान, जिसका कैपिटल है तस्कंत, एंड देन वी हैव तुर्कमेनिस्तान, देन वी हैव कर्जाकिस्तान, ताजिकिस्तान, एंड देन हियर वी कम दी अफगानिस्तान, ईरान। इन सारी कंट्रीज को हम एक एक करके देखते हैं। ईरान हो गया, अजरबैजान, जॉर्जिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया बहुत इंपॉर्टेंट काउकाकस कंट्रीज हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड देन टर्की का लोकेशन तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ब्लैक सी और यूरोप, एशिया और मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका के साथ इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि सबके लिए टर्की इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स द सीरिया, लेबनान, जेरूसलम, इसराइल, और जेरूसलम का, पैलेस्टीन और इसराइल का जो टसल है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। देन इजिप्ट, इवन दो इट्स ए कंट्री ऑफ अफ्रीका, लेकिन ये इसका छोटा सा पार्ट है जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। देन ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, और यहाँ पे हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी हैं जिनकी भी हम स्टडी करेंगे। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट एशियन कंट्री से। वेस्ट एशियन कंट्री में सबसे पहले हम जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सी इवन दो वाटर बॉडी है, लेकिन ये क्या है? लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी मैंने क्यों बताया था आपको? क्योंकि ये जो कोई भी ओपन ओशन के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज आप ब्लैक सी के लिए भी बोल सकते हो कि ब्लैक सी भी नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो ब्लैक सी एक्चुअली यहाँ से, ये एजियन सी से होता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ अटलांटिक ओशन के अंदर ओपन होता है। लेकिन कैस्पियन सी का कोई भी आउटलेट नहीं है जो ब्लैक सी के अंदर जाता होगा, कि ये पूरा लैंड से कनेक्टेड है, लैंड से कवर्ड है। तो ये लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे जो भी अगर कंट्री टच कर रही है तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये ओपन ओशन ही होगा क्या। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान जो है ये टेक्निकली एशिया के अंदर आते हैं, मतलब इनका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एशिया के अंदर है, लेकिन कल्चरली ये यूरोप के साथ अटैच होते हैं। मतलब कल्चरली से क्या मतलब है मेरा, कि इनका रहना, खाना पीना, इनके तौर तरीके, लैंग्वेज वगैरह, ये सब काफी कुछ यूरोप से मिलता है। तो कल्चरली इट इज मोर अटैच्ड टू यूरोप रेदर देन आता किसमें है? एशिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, जॉर्जिया, अर्मेनिया यहाँ पे एक काउकाकस माउंटेन है। इस काउकाकस माउंटेन की वजह से इन तीनों कंट्रीज को काउकाकस कंट्रीज भी बोला जाता है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को। और इन तीनों का लोकेशन देखो आप, ये तीनों हैं जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में फॉल होती हैं। इसमें सिर्फ जॉर्जिया ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक्ड नहीं है, बाकी अर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं
अच्छा, आप बोलोगे कि अजरबैजान तो कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, लेकिन फिर हमने क्या बताया था कि कैस्पियन सी खुद एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान की। अब हम चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। ये हमें इसका लोकेशन ध्यान रखना है कि ईरान का कैपिटल है तेहरान। देन कम्स नियर दी इराक। इराक में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो इराक सीरिया की टसल की वजह से काफी न्यूज में रहता है। एक तो इसका कैपिटल आपको याद रखना है, इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। ईरान और इराक में कंफ्यूज नहीं होना है, ईरान का कैपिटल है तेहरान और इराक का कैपिटल है बगदाद। और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इसकी, जैसे इरबिल हो गया, जैसे किरकुक हो गया और मौसुल। इरबिल, किरकुक, मौसुल और बगदाद, ये 4 सिटीज आपको पता रखनी है कि किसमें लोकेटेड है? इराक में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मौसुल इज द सिटी इन विच कंट्री? मौसुल कौन सी कंट्री के अंदर सिटी है? तो हम क्या टिक करेंगे? इराक के अंदर। उसके बाद हम टर्की को देखते हैं एक बार। अच्छा, टर्की का स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, टर्की कितने सीज से घिरा हुआ है? टर्की, एक तो मैंने क्या बताया था आपको, देखो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक टर्की है, ठीक है। ये टर्की का छोटा सा एरिया जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, टर्की जो है ये इधर ब्लैक सी से कनेक्टेड है, इधर एशियन सी से कनेक्टेड है और इधर ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस देखो इसका, ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टर्की के बारे में। और टर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। ये हमें याद रखना है। और दूसरा कौन सा कंट्री था एशिया का जो यूरोप के साथ कनेक्ट होता है? विच वाज रशिया। रशिया का भी थोड़ा सा पोर्शन यूरोप के अंदर फॉल होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान की। एंड देन इराक इन ईरान वी हैव डन। लेट्स कम टू दिस पोर्शन। पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं, इसको हम एंड में देखेंगे। पहले हम इस पोर्शन की बात करते हैं। ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। आपको ये लोकेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। और लोकेटेड कहाँ पे है ये? एशिया के अंदर, ठीक है। इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक तो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। रियाद हम जो सुनते हैं न्यूज में, हमें पता भी है कि मक्का और मदीना कितने होली प्लेसेस हैं मुस्लिम रिलीजन के लिए। तो जो मक्का और मदीना है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया के अंदर। और उसके बाद में आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी कंट्रीज दिखेगी, जैसे ये येलो वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज कुवैत। ये वाला एरिया है कुवैत का। और कुवैत ऑयल प्रोडक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे आता है बहरान। बहरान का है मनामा। बहरान का कैपिटल है मनामा। यहाँ पे छोटा सा आपको येलो दिखेगा, मैं इसको हटाती हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है छोटा सा येलो, इसको ये बिल्कुल ऐसे बाहर पॉइंटेड निकला हुआ आइलैंड कंट्री है बहरान। एंड देन ये जो बड़ा सा येलो दिख रहा है आपको, दिस इज कतर। कतर का कैपिटल है दोहा। और उसके बाद में आता है हमारा यूएई। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, जिसका शाहरुख खान भी काफी एडवर्टाइजमेंट करता है। देन ये हमें इसका लोकेशन ध्यान रखना है। एंड देन कम्स, ये आपको छोटा सा येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस येलो एंड दिस होल येलो, दिस इज द कंट्री ओमान। ये पूरा ओमान का कंट्री है जो यूएई के इधर भी इतना छोटा सा नोक निकाले हुए है। और ये है हमारा पर्शियन गल्फ। अभी ये पर्शियन गल्फ का जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहाँ से जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जितना भी ऑयल का शिपमेंट होता है, वो सारे के सारे शिप्स यहाँ से पर्शियन गल्फ से होके, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी से होते हुए इंडिया और श्रीलंका को क्रॉस करके, अभी पूरे मैप में देखेंगे हम, फिर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलते हुए जापान और चाइना तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से जितना भी शिपमेंट है उस सबको निकलने के लिए सिर्फ एक ही लोकेशन है, एंड विच इज विच? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी हम इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि पर्शियन गल्फ जो है ये, इसके चारों तरफ कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको पर्शियन गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। तो हम कौन सी कंट्री का नाम लेंगे? हम बोलेंगे ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। ये सारी कंट्रीज पर्शियन गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं। एक बार फिर से देखें, ईरान, इराक, कुवैत, बहरान, कतर, यूएई
एंड सऊदी अरेबिया एंड ओमान, इन सबको बोलते हैं पर्शियन गल्फ कंट्रीज। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया का बिल्कुल ये वाला जो कॉर्नर है जो अफ्रीका के होर्न के साथ लैंड वाई कनेक्टेड नहीं है बट अफ्रीका के होर्न के पास है, विच इज कॉल्ड यमन। यमन का कैपिटल है साना। ये हमें ध्यान रखना है लोकेशन। तो एक बार हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब को देखते हैं। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि चॉक पॉइंट क्या होता है। चॉक पॉइंट क्या होता है याद है आपको? चॉक पॉइंट ऐसी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन होती है, स्ट्रेट्स होते हैं या फिर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं जो शिपमेंट के जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे मिनिमम टाइम लगता है और मिनिमम मनी लगता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट जो होता है उनको बोलते हैं चॉक पॉइंट्स, और वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो जो चॉक पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, बाब अल मंदब वाला और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये दो कंट्रीज के बीच में है। यहाँ पे हमने देखा था ये छोटा सा कॉर्नर ओमान था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान के बीच में है। इसको याद रखना है, नोट कर लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता हुआ कौन सा है? हॉर्मुज स्ट्रेट। कौन सी कंट्रीज के बीच में? ईरान एंड ओमान के बीच में। तो एक तो हो गया ये, और दूसरा है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब जो है ये भी बिल्कुल हॉर्मुज की तरह ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अभी देखो ये वाला जो है ये रेड सी से कनेक्टेड है, और रेड सी यहाँ पे सुएज कनाल से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है, और ये मेडिटेरेनियन सी आगे अटलांटिक सी से कनेक्टेड है। तो आप क्या देख रहे हो कि पूरा चेन बन रहा है, मतलब यहाँ से, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका से जो भी शिपमेंट आता है वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करता हुआ मेडिटेरेनियन सी से आता हुआ सुएज कनाल को क्रॉस करता है, सऊदी अरेबिया रेड सी को क्रॉस करता हुआ फिर बाब अल मंदब से निकलता है, और फिर गल्फ ऑफ एडन से निकलता हुआ फिर यहाँ से निकल के जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से ऑयल शिपमेंट को लेके जाना है, हम एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं। अगर हमें यहाँ से इस वाले एरिया से, मान लो कि हमें इराक से कोई ऑयल शिपमेंट है जो हमें नॉर्थ अमेरिका में पहुंचाना है, तो उसका वे क्या होगा? हम पर्शियन गल्फ से निकलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेंगे, गल्फ ऑफ ओमान को क्रॉस करेंगे, हम गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे। आपको दिख रहा है ये पूरा वे मैं जो बना रही हूँ? गल्फ ऑफ एडन पे जाएंगे, फिर हम बाब अल मंदब का स्ट्रेट क्रॉस करेंगे, फिर हम रेड सी से जाएंगे, फिर हम यहाँ पे सुएज कनाल क्रॉस करेंगे, देन वी विल गो टू द मेडिटेरेनियन सी, एंड मेडिटेरेनियन सी से आगे चलते हुए हम गिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, फिर हम अटलांटिक ओशन में जाएंगे, एंड देन वी विल रीच टू आवर डेस्टिनेशन विच इज इन नॉर्थ अमेरिका समवेयर। तो आप देख रहे हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर इसको बंद कर दूं मैं, तो फिर यहाँ से निकलती हुई इसको पूरा, ये अफ्रीका है, अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, फिर पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि कितना लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा। सो इसलिए बाब अल मंदब और हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है विच आर वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो बाब अल मंदब जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? जिबाउती, यहाँ पे एक कंट्री है जिबाउती जिसमें डी साइलेंट रहता है, जिसे हम जिबाउती बोलते हैं, जिबाउती, एंड यमन के बीच में है गल्फ बाब अल मंदब। और ये कौन से दो को कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को। अगर हम इसको मोटे तौर पे देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि रेड सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बाब अल मंदब है वो एक्चुअली अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है। अरेबियन सी इंडियन ओशन में है, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दो कंट्री, जिबाउती एंड यमन, कौन सी दो वाटर बॉडीज, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो ये हो गया हमारी दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। हम अभी तक 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़ चुके हैं जो चॉक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने पढ़ा था जो यहाँ पे था मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, सिंगापुर का पोर्ट था जिसके बीच में। अब हम देखते हैं आगे वाले कंट्रीज। अभी हम स्टडी करेंगे इन वाले कंट्रीज का। ये एरिया बहुत लोकेशन है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हमेशा करंट में रहता है। सबसे पहले देखते हैं सीरिया। सीरिया का कैपिटल है दमाकस, याद रखना है आपको। दमाकस किसका कैपिटल है? सीरिया का कैपिटल। देन जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल है अमान। अभी जॉर्डन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो कि जॉर्डन जो है इसकी बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट है। ये आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वाला जो ब्लू पार्ट है, इस ब्लू पार्ट को बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, AQA
BA गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉर्डन का सिर्फ एक ही कोस्टल पोर्ट है, ओनली कोस्टल पोर्ट, सिर्फ एक कोस्टल पोर्ट है इसका, जिसको बोलते हैं अकाबा पोर्ट, और वो गल्फ ऑफ अकाबा से होता हुआ रेड सी को कनेक्ट करता है। मतलब जॉर्डन जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आता है। एंड देन दिस, ये छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, इसको बोलते हैं हम सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला जो है ये एशिया का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और ये इजिप्ट जो है ये अफ्रीका की कंट्री है। तो ये आपको दिख रहा है कि कैसे लैंड के वाया कनेक्टेड है। उसके बाद में हमारी ये कंट्रीज आती हैं, देखो ये सारी की सारी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन होती है। इजिप्ट, देन यहाँ पे पैलेस्तीन का, ये आपको छोटा सा ये एरो दिख रहा है जाता हुआ, ये वाला जो एरो है ये गाजा पट्टी का एरो है, ये गाजा पट्टी। सद्दाम हुसैन का नाम सुना है आपने? तो सद्दाम हुसैन वाज समवेयर was related to गाजा पट्टी। एंड देन हम पैलेस्टीन की दो कंट्रीज हैं, एक तो जेरूसलम है यहाँ पे, ये वाला एरिया जेरूसलम, और एक गाजा पट्टी का। एंड देन दिस इज इजराइल, और यहाँ पे है हमारा लेबनान। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत। इजराइल का कैपिटल भी जेरूसलम के अंदर आता है, और ये पैलेस्टीन का। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ये सारी, आपको ये ध्यान रखना है कि सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन होती है। ये इजिप्ट हो गया हमारा, इजराइल हो गया हमारा, सीरिया, लेबनान और गाजा, ठीक है। वेस्ट बैंक नहीं होता है, ये सारी की मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन होती है, ये लैंडलॉक नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये। और जॉर्डन कहाँ पे? जॉर्डन रेड सी पे, यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पे एक पोर्ट है विच इज गल्फ ऑफ अकाबा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इजराइल जो है ये पैलेस्टीन और इजराइलीज के बीच में जो टसल है उसकी वजह से पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये गाजा पट्टी, और यहाँ पे है ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, और जेरूसलम जो है ये इनका बहुत ही होली लोकेशन भी माना जाता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एरिया गोलन हाइट। ये गोलन हाइट बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से काफी सारी रिवर्स निकलती हैं। तो यहाँ पे पानी का अगर आप बोलो कि मेन सोर्स क्या है, तो वो इसी गोलन हाइट से जो रिवर्स निकलती है, यहाँ से एक जॉर्डन रिवर निकलती है, अभी हम देखते हैं। तो वो इसकी, तो ये स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और हमेशा इसके लिए फाइट चलती रहती है। पहले ये सीरिया के अंडर कंट्रोल में था, बट अराउंड 1967 के अंदर 1967 में इजराइल ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया था। देखो ये वाला जो एरिया है, दिस इज नोन एज गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स कौन सी 4 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। आपको ये चारों कंट्रीज याद रखनी है। अगर पूछा जाता है कि गोलन हाइट्स अभी कौन सी कंट्री के अंडर है, इट इज अंडर इजराइल, अभी इजराइल के अंडर है ये। लेकिन ये 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। अभी देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जॉर्डन रिवर निकल रही है, ये जॉर्डन रिवर निकल रही है, और इनके पानी का मेन सोर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये इजराइल के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सी ऑफ गैलीली कहाँ लोकेटेड है। नाम है इसका सी, लेकिन ये छोटा सा लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है जो इजराइल में पानी की सप्लाई को पूरा करता है, ठीक है। ये हो गया सी ऑफ गैलीली। एक बार हम इस वाले डायग्राम पे देखिए, इस जो सी ऑफ गैलीली है, इट इज ऑल्सो नोन एज लेक टिब्रिस। लेक टिब्रिस बोलते हैं इसको, ये देखो TIBERIS, लेक टिब्रिस बोलते हैं। दिस इज सी ऑफ गैलीली। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेक टिब्रिस कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे? इजराइल में। सी ऑफ गैलीली कहाँ पे है? इजराइल के अंदर। तो ये देखो ये गोलन हाइट वाला एरिया हमने देख लिया, जो 4 कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल के साथ। और उसके बाद लेक टिब्रिस है जो इजराइल के अंदर है। यहाँ से ये जॉर्डन रिवर निकलती है, जो जॉर्डन, जो कि अपना जो जॉर्डन और इजराइल है उसका बॉर्डर बनाती है। ये वेस्ट बैंक है, इन दोनों का बॉर्डर बनाती हुई ये डेड सी में गिरती है। डेड सी देखो आप 2 कंट्रीज के बीच में आ रहा है, कौन सा? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ये है इजराइल अपना, इजराइल और डेड सी। ये डेड सी का लोकेशन कहाँ पे हो गया? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। और यहाँ पे एक नागेव का डेजर्ट है जो काफी पॉपुलर है, क्योंकि इजराइल यहाँ पे पूरा एक सोलर प्लांट लगाने का प्लान कर रहा है। इन्होंने अपने सोलर प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो नागेव डेजर्ट भी कहाँ पे है? इजराइल के अंदर। तो ये वाला लोकेशन हमें ध्यान रखना है। अच्छा अभी आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा गल्फ ऑफ अकाबा। ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये गल्फ ऑफ अकाबा है, जो जॉर्डन का ओनली पोर्ट सिटी है, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारी गोलन हाइट्स की और डेड सी की। अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी कभी सेंट्रल एशिया में माना जाता है, मोस्टली क्योंकि ये इसका लोकेशन थोड़ा सेंट्रल साइड में है और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? तस्कंद। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है आशकाबाद। अफगानिस्तान का कैपिटल हम देख चुके थे, काबुल। ताजिकिस्तान का दशाम्ब कैपिटल है ताजिकिस्तान का, एंड किर्गिस्तान का है बिश्केक। ये सारे कैपिटल्स हमें ध्यान रखने हैं कि किसका है। अच्छा, अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आपको वाटर बॉडीज दिख रही होंगी। एक तो कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे ये वाला देखो, ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है अराल सी। क्या नाम है? अराल सी। अराल सी है। अच्छा, नाम इसका सी है बट एक्चुअली है ये लेक। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से और जब सोवियत रशिया था तो उन्होंने क्या करा। अच्छा देखो, फिर से बताती हूँ मैं। अराल सी जो है वो दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कराल सी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? क्या आंसर करोगे? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। और अराल सी के अंदर दो रिवर्स फॉल होती हैं, अमू दरिया एंड श्री दरिया। दरिया का मतलब क्या होता है? दरिया का मतलब होता है रिवर। तो ये पूरी लैंडलॉक्ड है, मतलब इसमें आउटलेट नहीं है, दोनों रिवर्स इसमें गिरती हैं। लेकिन क्या हुआ, अराउंड 1970s या 80s के आसपास अराउंड सोवियत रशिया ने पूरा यहाँ पे डैम बना के, इन दोनों रिवर्स पे डैम बना के इनका जो वाटर है इसको डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया था इरिगेशन पर्पस के लिए। तो इसकी वजह से ये दोनों नदियां जब इसमें गिरी नहीं तो इसमें पानी का जो सप्लाई है वो कम हो गया था। उसकी वजह से ये अराल सी अब श्रिंक होके बहुत छोटा रह गया है। अगर आप कभी भी न्यूज में देखोगे अराल सी को, सिर्फ गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि अराल सी जो है वो उसकी मतलब एरिया वाइज ही बहुत बहुत छोटा रह गया है। तो इसमें कौन सी दो रिवर गिरती है? अमू और श्री दरिया। और लोकेशन कहाँ पे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान रखना है। बाकी इन सब की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है कि तशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की। बिश्केक किसकी कैपिटल है? किर्गिस्तान की। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम एक बार कैस्पियन सी को देखते हैं। कैस्पियन सी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कहीं भी आपको बाहर आउटलेट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रिवर्स हैं वो इसमें अपना डेल्टा बना रही है। ये देखो, रिवर्स इसमें फॉल होती है लेकिन ये कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा, इसमें कौन सी कंट्रीज इसको कवर करती हैं? कौन कौन सी कंट्रीज इसकी चारों तरफ है? एक तो है कजाकिस्तान, एक है हमारी तुर्कमेनिस्तान, एंड देन वी हैव ईरान और अजरबैजान और रशिया। ये 5 कंट्रीज जो हैं ये कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ये चारों कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कवर कर लिया है। हमने सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, सिटीज थी, सारी की सारी 48 कंट्रीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो एशिया है उसके अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज कितनी है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी सीधा, मतलब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के भी काम आता है कि जैसे आपको दे दिया कि लाओस अगर क्या गल्फ ऑफ थाईलैंड को बॉर्डर करता है, तो आपको पता है कि नहीं लाओस तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कि किसी भी वाटर बॉडी को कनेक्ट नहीं करता है, किसी भी वाटर बॉडी से टच ही नहीं होता है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कितनी लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक तो लाओस मैंने बताया था कि साउथ एशिया के अंदर इकलौती लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड देन हमारा भूटान और नेपाल, देन मंगोलिया जो रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है, और फिर हमारी सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज, पूरी 6 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, ये 6 पूरी, और अर्मेनिया और अजरबैजान, ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो आपको नाम याद रह जाएगा, अजरबैजान, अर्मेनिया दोनों। जॉर्जिया जो है, ये जॉर्जिया ब्लैक सी से टच होता है तो हमने जॉर्जिया को कैंसिल आउट कर दिया। तो अजरबैजान, अर्मेनिया, देन काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नाम से ही आपको याद रह जाएगा कि लैंडलॉक्ड है। देन मंगोलिया का लोकेशन आपको पता ही है, नेपाल और भूटान तो अभी हमारे हर दिन हम न्यूज में सुनते हैं, एंड देन लाओस। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं।
तो ये पूरा एशिया का ओवरऑल मैप है जो हम देख चुके हैं यहाँ पे कि हमारा रशियन फेडरेशन है, ऊपर हमारा आर्कटिक सी है, इधर हमारा पैसिफिक सी है, एंड देन ये सारी कंट्रीज हम, ये कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये टर्की हम देख चुके हैं कि ये इधर यूरोप कॉन्टिनेंट से टच होता है, और यहाँ पे ये हमारा इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला पे है जो अफ्रीका का पार्ट है, एंड देन ये हम लोग ये बाबल मंदब का स्ट्रेट देख लिया हमने, ये मालदीव्स देख लिया हमने, ये सारी जो आइलैंडिक कंट्रीज थी वो सब देख चुके हैं हम, ये इंडोनेशिया जो हमारा सदर्न मोस्ट एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है, देन फिलीपीन सी, टोक्यो, यहाँ पे रुकोयो आइलैंड एंड कुर्ली आइलैंड, वी हैव स्टडीड ऑल दीज लोकेशंस। सो एशिया जो का पार्ट है जो ऑलमोस्ट पॉलिटिकली हम इसको कवर कर चुके हैं। अच्छा, आप ये दो लोकेशन लेक बेकाल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे लेक बालकश है, लेक बालकश का लोकेशन कहाँ है? कजाकिस्तान में। अपनी नोटबुक में नोट करिए, लेक बालकश कहाँ पे है? कजाकिस्तान के अंदर, ये नोट करना है आपको। तो ये हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट पॉलिटिकली कवर हो गया है। अभी नेक्स्ट वाले के अंदर हम यूरोप का स्टडी करेंगे डिटेल से। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।